हेलो क्लास 10। हमने पिछले वीडियो में एसिड एंड बेसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो एसिड के टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है बेटा, हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टीज को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं इनको आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी कि हमारे एसिड जो है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज या वो किसके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एसिड की होगी बेटा, वो होगा टेस्ट। आप लोगों को ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो एसिड हैं उनको जनरली अगर हम आइडेंटिफाई करें तो उनका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, ठीक है। सेकेंड है बेटा टेस्ट टू लिटमस या इंडिकेटर की हेल्प आप बोल सकते हो। इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर अलग अलग काम करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में इंडिकेटर्स के बारे में बताया। तो हमारे पास अगर लिटमस पेपर है तो बेटा जो एसिड होता है वो क्या करता है, रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस रेड। यानी आपका लिटमस पेपर पे अगर एसिड का कैरेक्टर हमें ढूंढना है तो वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड। बेटा सेकंड जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल इंडिकेटर था। मिथाइल ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर को हमारा एसिड जो है वो किस कलर में इंडिकेट करेगा, रेड कलर में। बेटा इसी के साथ हमने एक और इंडिकेटर को पिछले वीडियोस में डिस्क्राइब किया था, फिनोल्फथलीन। बेटा ये इंडिकेटर कलरलेस होता है और एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस, ये कलरलेस ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टीज में हम इंडिकेटर्स के ऊपर बात कर रहे थे। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा है इसकी कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब है कि ये कितना खतरनाक है हमारे लिए। बेटा ये कोरोसिव नेचर जो है वो कह रहा है कि एसिड्स जो हैं अगर हमारी स्किन को यानी लिविंग टिश्यूज को कहीं टच करती हैं तो दे कैन डैमेज, वो जलन पैदा कर सकती हैं, जला सकती हैं। Even your H2SO4 is highly concentrated and it causes severe burn. ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। ये इवन क्लॉथ्स, ये कपड़ों को भी काट देता है और इसलिए हमें एसिड्स को किसमें कैप्ट करना पड़ता है, ग्लास कंटेनर्स में। ये बात ध्यान दे बेटा, ग्लास कंटेनर्स होंगे या फिर सिरामिक यानी कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होंगे उनमें हम कब एसिड्स को कंटेन करके रखते हैं, ना कि किसी मेटल कंटेनर में, क्योंकि ये मेटल कंटेनर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि हम HNO3 एक एसिड है, मिनरल एसिड है, कैन बी कैप्ट, HNO3 कैन बी कैप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। वाई? बेटा हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी जाए या हो सकता है कि आपको ना पूछा जाए, बट जैसा कि कोरोसिव नेचर की बात हो रही है, मैंने अभी अभी आपको कहा कि एसिड्स को हम मेटल में कंटेन नहीं कर सकते बिकॉज दे डैमेज दी मेटल्स। लेकिन उसी वक्त हम एक और बात कर रहे हैं कि HNO3 को हम एल्यूमिनियम कंटेनर में रख सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा HNO3 जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इस बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसको, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। किसकी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, वो इस एसिड से मेटल को पेनिट्रेट होने से बचा लेती है। फर्स्ट टाइम जब ये एसिड एल्यूमिनियम कंटेनर के कांटेक्ट में आएगा, आते ही क्या बन जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगी बेटा, ये फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देगी। तो इसलिए इट कैन बी सेफ टू कंटेन, इसलिए ये सेफ है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा, फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस एल्यूमिनियम कंटेनर पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है।
H2SO4 के साथ ऐसा नहीं है, HCl के साथ ऐसा नहीं है। दे कोरोड, वो कोरोजन कर सकते हैं और वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप जर्नल भी आप देख सकते हो, जब बेटा हम एल्यूमिनियम कंटेनर्स में या फिर हम ब्रास कंटेनर्स या फिर हम ब्रॉन्ज कंटेनर्स में जब खाना बनाते हैं और हमारे खाने में जो बेसिकली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, एसिडिक सब्सटेंस हो गए, अगर उसको लंबे समय तक हम रखते हैं तो दे कैन बी पॉइजनस, वो पॉइजनस हो जाते हैं। आपको बेटा कॉपर का कोरोजन याद है? कॉपर का कोरोजन, मैंने आपको कहा था कि जो कॉपर है जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ करेक्ट होता है तो उसमें एक पॉइजनस नेचर लेयर बनती है ग्रीन कलर की। अगर आप उसको ग्रीन कलर को हटाते हो तो हटाने के लिए आप किसका यूज करते हो? एसिडिक सब्सटेंसेस का। इसका मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस मिलकर कोई सॉल्ट बना लेते हैं और वो सॉल्ट जो है वो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस है। इसलिए कभी भी कॉपर कंटेनर में हम लस्सी डालकर नहीं पीते, क्योंकि वो लस्सी डालने से एक सॉल्ट बन जाता है। मेटल है, मेटल बेस होते हैं और अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो बेटा वो एक सॉल्ट बना लेगा और वो हमारे लिए पॉइजनस होगा। बहुत सारे मेटल ऐसे ही कोरोसिव होते हैं, हम उनमें कोई एसिड कैप नहीं करते। आप एक बात और ध्यान देना, जब भी हम अचार मार्केट से परचेस करते हैं तो वो या तो एक ग्लास कांच का डिब्बा होगा या वो प्लास्टिक कंटेनर होता है। कभी भी आपने लोहे के कंटेनर में कभी भी अचार को रखे हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि लोहा जो है बेटा, आयरन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है आपके सॉर नेचर यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्ट के, सॉरी एसिडिक नेचर ऑफ पिकल के, ठीक है। तो बेटा वो फिर एक कोरोसिव नेचर करेगा, फिर वो एक हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सॉल्ट बनाएगा। तो इससे बचने के लिए भी कई बार क्या होता है, आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है। कोटेड बॉटल्स का भी यूज करते हैं। कैंड फूड होते हैं उनमें कोटेड बॉटल्स होती हैं, टिन की कोटिंग होती है क्योंकि टिन रिएक्शन नहीं करता एसिड्स के साथ। तो बेटा ऐसे कुछ चांसेस हैं जहां उनके कोरोसिव नेचर को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कोरोसिव नेचर आई मीन समझ गए होंगे आप कि कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है, कि दे कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है बेटा। आप इसको लिखिए, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा डिसोल्यूशन। नंबर 4 पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन जस्ट सिमिलर टू सॉल्यूटेड या सॉल्युबिलिटी। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम एसिड्स के साथ क्या मिला रहे हैं, वाटर, ठीक है। लेकिन बेटा एसिड्स के साथ हम जब वाटर मिलाते हैं तो इससे कोई नई चीज नहीं बनती, इससे जो चीज बनेगी वो एसिड ही रहेगी। बस फर्क इतना है कि उसकी कंसंट्रेशन बदल जाती है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन। हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं तभी तो वो हमें बताता है कि दिस वन इज एसिड। जैसे सपोज आप HCl को लेकर एक एक्वस सॉल्यूशन वाटर को ले रहे हो, आप वाटर का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो एसिड्स के लिए, तो आपको क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। दिस H3O पॉजिटिव आयन डिसाइड करते हैं कि ये गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड। डिसोल्यूशन में और भी कई चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड। बेटा मैं ये क्लियर कर दूं, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, मतलब है H पॉजिटिव आयंस जो पर लीटर वॉल्यूम में ज्यादा हो, पर लीटर वॉल्यूम अगर उनकी ज्यादा हो, मोर या मैक्सिमम, ठीक है बेटा, मैक्सिमम हो, तो H पॉजिटिव आयंस की जो प्रेजेंस है, जो अमाउंट है, वो पर लीटर वॉल्यूम के हिसाब से अगर ज्यादा होती है तो हम उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को बेटा वाटर मिलाकर डाइल्यूट किया जा सकता है, डाइल्यूटेड, हम इसको डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम है डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर ऐड करना। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एसिड के अंदर वाटर ऐड करना है या वाटर के अंदर एसिड ऐड करना है। हमारा मेन फोकस ये है कि हमें H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है पर लीटर वॉल्यूम, उसको कम करना है। यहां मैक्सिमम होते हैं, हम जब उनको मिनिमम पर लेकर आएंगे तो हम उसको डाइल्यूटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा हम आपको बताते हैं कि हम डाइल्यूशन करते कैसे हैं।
डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। डाइल्यूशन करते कैसे हैं? डाइल्यूशन के लिए बेटा आप सबसे पहले एक ग्लास कंटेनर लेते हैं। इस ग्लास कंटेनर में आप वाटर फिल करते हैं। वाटर आप 100 ml के करीब भी ले सकते हो, 50 ml भी ले सकते हो। आप इसमें वाटर ऐड करते हैं, आप इसमें एक ग्लास रॉड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपने ग्लास रॉड जो है यहां पर लगाई। अब बेटा आप एक बॉटल लेंगे, जिस बॉटल में आपका बेटा कंसंट्रेटेड क्या होगा? कंसंट्रेटेड एसिड होगा। जैसे सपोज कंसंट्रेटेड H2SO4 है इस बॉटल में। आप इस बॉटल का यूज करके बेटा यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे और स्ट्रायल, इस रॉड को स्ट्रायर करेंगे, हिलाते जाएंगे। आपको कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट एसिड तैयार करना है। कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड तैयार करना है। आप 5 ml या लगभग 5 ml के करीब कंसंट्रेटेड एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस 100 ml वाटर के अंदर धीरे धीरे डालेंगे और इस ग्लास रॉड को हिलाते रहेंगे ताकि इस पूरे पानी में H पॉजिटिव आयन थोरोली प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो बेटा इस दौरान क्या होगा? इस दौरान जो आपका ये बीकर है ये गर्म हो जाएगा, हीटन हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा और इस गर्म होने की प्रक्रिया को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वो डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहां एसिड और यहां वाटर क्यों नहीं लिया गया? बेटा जब यहां एसिड और यहां वाटर, यानी ज्यादा अमाउंट में एसिड और कम अमाउंट में वाटर अगर हम ऐड करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ज्यादा अमाउंट की हीट रिलीज होगी और वो हीट रिलीज होने से ये पानी या ये एसिड स्प्लैश हो सकता है, क्योंकि हमने यहां पर एसिड लिया है तो वो एसिड क्या हो जाएगा? स्प्लैश आउट हो जाएगा। स्प्लैश आउट होकर वो हम पर गिर सकता है और कोरोसिव नेचर है तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। या फिर ये बीकर ही ब्रस्ट हो जाएगा, ग्लास बीकर है, बीकर ब्रस्ट हो जाएगा और नुकसान पहुंचा सकता है। तो डाइल्यूशन का ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब है H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। आप नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस बोल सकते हो पर लीटर वॉल्यूम। पर लीटर जो वॉल्यूम है H पॉजिटिव आयन की डिक्रीजेस, कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप इसको और डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर लीटर वॉल्यूम घटती चली जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में समझाती हूं ये पर लीटर वॉल्यूम कैसे बोल रहा है। सपोज एक 10 बाई 12 का कमरा है, मोस्टली कॉमन जो बेडरूम होते हैं, स्मॉल बेडरूम होते हैं, वो 10 बाई 12 के हैं। आपने उस रूम में 50 बच्चे इकट्ठे भर दिए। 50 बच्चे भर दिए तो उनको मूव करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, वो इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे, दे कैन स्टैंड वेरी स्ट्रेट, वो एक जगह पर फिक्स खड़े हैं, ठीक है। चलिए आपने एक दीवार को गिरा दिया, थोड़ी देर बाद आपने एक दीवार को गिरा दिया और दूसरा कमरा उसके साथ इकट्ठा मिल गया। अब वो जगह हो गई पूरी बड़ी। अब वो 50 बच्चे क्या होंगे बेटा? धीरे धीरे दूर दूर हो जाएंगे और उनके पास बीच में स्पेस हो जाएगा, दे कैन मूव, वो मूव कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमारे इस डाइल्यूशन के दौरान होता है। जब कंसंट्रेटेड होता है तो जब हमारे H पॉजिटिव आयन बहुत कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि वो उस वक्त मैक्सिमम होते हैं। लेकिन जब हम उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा करने लगते हैं, यानी कि वाटर मिलाते हैं, तो उनको स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए। तो पर लीटर वॉल्यूम यानी कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की, वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को घटा देती है। यानी अब वो क्या हो गए? दूर हो गए। दूर हो गए तो उनकी पर लीटर वॉल्यूम के हिसाब से उनकी जो प्रेजेंस है वो घट गई। तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ शॉर्ट्स उतारने हो, ये शॉर्ट्स चीजें जो है नोट्स है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हमारे एसिड्स गुड कंडक्टर होते हैं या नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जब कोई चीज आयंस में ब्रेक होती है, अगर वो ब्रेक हो रही है इसका मतलब वो कंडक्शन कर सकती है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो आयंस होने के कारण, ज्यादा यहां पर हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये समझ में वैसे भी आ गया। आयंस होने के कारण दे आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। लेकिन थोड़ा सा सुनने वाली बात है, जैसे जैसे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, तो बेटा इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कंडक्टिविटी भी घटने लग जाएगी, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये बात आपको ध्यान से सुननी है कि जब हमारे आयंस की प्रेजेंस मैक्सिमम होती है तो देवर गुड कंडक्टर, लेकिन जैसे जैसे उनकी डाइल्यूशन होने लग जाएगी, यानी हमने क्या बताया, H पॉजिटिव आयन दूर दूर हो रहे हैं, जैसे जैसे डाइल्यूशन होने लग जाएगी कंडक्टिविटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। ऑलमोस्टली हम ये बोलेंगे कि दे आर पुअर कंडक्टर्स, ये पुअर कंडक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो डाइल्यूशन पर हम इनको पुअर कंडक्टर का नाम देते हैं। हालांकि इनके अंदर से आयन बहुत अच्छे होते हैं, आयन इनके अंदर टोटली डिसोसिएट होकर हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम पुअर कंडक्टर का ही नाम देंगे। कंडक्शन तो करते हैं लेकिन ज्यादा बेटर नहीं। नंबर 6 पे आते हैं बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स बहुत अच्छा टॉपिक है ये, रिएक्शन विद मेटल्स कैसे है मैं आपको बताती हूं। मेटल्स जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, बेस होते हैं मेटल्स, ठीक है। तो हमें एसिड की रिएक्शन बेस से करवानी है। सपोज देखो, मोस्टली जो मेटल्स हैं जिनको हम रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, कुछ मिडल सीरीज में आते हैं। आपने ईएमएफ सीरीज या फिर जो कोरोजन में कंपैरिजन सीरीज या डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन सीरीज पढ़ी थी। तो बेटा रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन करने पर एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिव मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मेटल लिया जिंक, जिंक सॉलिड ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में लिया, यानी कि दानों के रूप में था ग्रेन्यूल्स। इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन जिसको एसिड कहा गया उसके साथ करवाई, तो बेटा हमें एक सॉल्ट मिल रहा है ZnSO4 एक्वस, प्लस में साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड के रिएक्शन पर हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देते। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, क्या सभी मेटल ऐसा करते हैं और वो सभी एसिड के साथ ऐसा करते हैं, नहीं। एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, व्हेन रिएक्ट विद HNO3, क्योंकि बेटा लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब की बार जो बच्चे तैयारी कर रहे थे जिनका अनफॉर्चुनेटली बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, उन्होंने उनके सैंपल पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। मैग्नीशियम और मैग्नीज व्हेन रिएक्ट विद HNO3 दे डजंट गिव H2 गैस, ये H2 गैस नहीं देते, डजंट गिव H2 गैस। इसका कारण क्या है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है तो इनके जो हैं ऑक्साइड बन जाते हैं, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या फिर NO रिलीज कर देता है बजाय कि हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, NO2 बना लेगा और वाटर रिलीज कर देगा, बस हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। लेकिन बाकी जो रिएक्टिव मेटल हैं वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नॉन रिएक्टिव मेटल, या आप इनको जिनको लेस रिएक्टिव मेटल्स बोलते हो,
लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्शन ही नहीं करते। जैसे नोबल मेटल्स हो गए, नोबल मेटल कौन हो गए, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, वो रिएक्शन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। अब मेन क्वेश्चन एक और यहां से आ सकता है कि हाउ कैन यू डिटेक्ट दिस हाइड्रोजन गैस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, आप इसको ना तो सूंघ कर बता सकते हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ना आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये कलरलेस गैस है। तो आपको पता कैसे चलेगा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट हमें करना है। चलिए हम एक बार उस टेस्ट को करके देखते हैं। सिंपल सा टेस्ट हम कर रहे हैं, हम किसी भी इस मेटल को, इस रिएक्शन को ही ले लेते हैं, जिस रिएक्शन का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिस एसिड का, इसी एसिड को लेते हैं। समझना है कि हम पहचानेंगे कैसे, बस समझना इसी चीज को है। देखते हैं बेटा, हमने एक बीकर लिया। बीकर क्या, आप कोनिकल फ्लास्क ले लो। कोनिकल फ्लास्क का मतलब है कि आप उसके ऊपर स्टॉप कॉक लगा सकते हो, आप उसको बंद कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसके ऊपर मैंने कॉर्क लगा दिया। यहां पर बेटा मैंने एक जो है पाइप लगाया, यहां मैंने ग्रैन्यूल्स रखे, ठीक है बेटा, यहां पर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं। इस पाइप से बेटा मैंने ना धीरे धीरे एसिड यहां पर डाला और बेटा इस पाइप से ना ऐसे करके मैंने इसको यहां से बाहर की तरफ ले गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको एक टब में इंसर्ट करवाया। इस टब में क्या है बेटा, इस टब में ना पानी है, उस पानी में मैंने थोड़ा सा साबुन डाल रखा है, डिटर्जेंट डाल रखा है, ठीक है। यहां है बेटा वाटर प्लस सोप, आप साबुन का घोल ले सकते हो या फिर डिटर्जेंट का, ठीक है। मैंने यहां से बेटा H2SO4 की कुछ बूंदें डाली और वो ये जो है ना, ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, दीज आर जिंक ग्रैन्यूल्स, ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर धीरे धीरे H2SO4 एसिड को यहां पर पोर करवाया। कुछ ड्रॉप यहां पर पड़ते ही बेटा एक गैस यहां से रिलीज हुई। ये गैस जो है इस पाइप के थ्रू बेटा यहां पर इस सॉल्यूशन में आई। जब ये टब पूरा भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन में पहुंचते ही मुझे कुछ बबल्स दिखाई दिए, ठीक है। अब ये बबल्स जब यहां से ऐसे, देखो मुझे दिखाई तो देंगे नहीं, सीधी सी बात है। अब ये बबल यहां पर पहुंचे तो बेटा यहां पर मैंने एक लाइटन मतलब माचिस लेकर आई मैं, और माचिस की तिल्ली को मैंने यहां रखा तो मुझे पॉप 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 की आवाज आई, दैट इज द पॉप साउंड। पॉप साउंड मुझे यहां से सुनाई दिया। तो ये जो पॉप साउंड है ना, ये कंफर्म करता है कि यहां पर कौन सी गैस निकल रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। जब भी आप, जरूरी नहीं है आप यही सेटअप लगाओ, आप किसी तरीके से भी देख सकते हो। आप एक बंद टेस्ट ट्यूब के बाहर भी देख सकते हो, टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग के पास भी लगा सकते हो। आप इस प्रकार से एक माचिस मैच स्टिक लगाकर, एक मैच स्टिक जो है आप लगाकर देख सकते हो। अगर आपको पॉप साउंड आए, पॉप पॉप ऐसे कोई साउंड आए, तो इट मीन्स कि वहां से जो गैस निकल रही है, इट इज कंफर्म्ड कि कौन सी गैस निकल रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार के कोई भी टेस्ट हम ले सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हम ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, ठीक है। तो ये टेस्ट भी पूछा जा सकता है, तो यू जस्ट राइट द नेम पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। आप बोलोगे कि पॉप साउंड आएगी तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि दिस इज द हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी जो है हमारी एसिड्स की इस प्रकार से रही। हमारे सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेस रिएक्टिव मेटल नहीं बनाएंगे हमारी हाइड्रोजन गैस, नोबल मेटल्स नहीं बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, और हमारे दो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर नहीं बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और उसकी प्रेजेंस हमें पॉप साउंड से पता चलती है। बेटा अभी कुछ और प्रॉपर्टीज भी बची हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझिए और इनको आप अपनी बुक से लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी की बुक से लाइन टू लाइन मैच करके याद करने की कोशिश कीजिए।